आपका लो स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीपीसी का भाग नंबर 1। हमने पिछली क्लासों में कोई भाग नहीं था उसमें तो, पर हाँ धारा 1 से 8 तक पढ़ा था। उसका नाम क्या बोलते हैं हम? प्रारंभिक। ठीक है, तो आज हम सीपीसी का भाग पढ़ेंगे 1। उसका क्या नाम है? साधारणतवाद वादों के विषय में। देखिए, ये धारा 9 से धारा 35B तक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए, धारा 9 क्या बताती है? जब तक वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। जब तक वर्जित ना हो मतलब जब तक कोई अधिकार क्षेत्र उसको रोकता ना हो तब तक न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करते हैं। ठीक है, क्षेत्राधिकार से संबंधित क्या होता है? जैसे स्थानीय क्षेत्राधिकार हो गया, विषय वस्तु से संबंधित, आर्थिक मतलब धन संबंधी होता है आर्थिक क्षेत्राधिकार का मतलब, और प्रारंभिक या अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम। धारा 10, वादों को रोक दिया जाना। रेस सब जुडिस, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। वादों का रोक दिया जाना मतलब एक वाद को हम एक से अधिक न्यायालय में और एक ही विषय वस्तु से संबंधित हो तो हम एक से अधिक न्यायालय में उसको नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि इससे क्या होता है, वादों की बाहुल्यता बढ़ती है और इससे न्यायालय का भी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए इसमें धारा 10 में दिया गया वादों का रोक दिया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है। जैसे एक मैंने बताया, जैसे कि राम का एक मकान है, उसमें एक खै रह रहा था, उसको भगा दिया, बोले कि तेरा नहीं है ये मकान, मेरा है। ठीक है, तो कै ने खै के विरुद्ध क्या किया? मकान कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए एक वाद संस्थित कर दिया, पर उसमें क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकर का दावा नहीं किया। तो अब उस प्रतिकर के दावे के लिए उसने क्या किया? एक वाद कारण पर नया वाद संस्थित कर दिया। तो ऐसे नहीं होगा, अतिरिक्त वाद हो गया ना वो एक उसी से रिलेटेड, तो ऐसे उसका अतिरिक्त वाद का वर्जन भी करता है। अब पढ़ेंगे धारा 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा? मतलब विदेशी निर्णय वैसे तो निश्चायक है, हमने धारा 2 की उपधारा 5 और धारा 2 की उपधारा 6 में पढ़ा था विदेशी न्यायालय विदेशी निर्णय के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि विदेशी जो निर्णय दिया गया था वो कब निश्चायक नहीं होगा, मतलब कब उसको मान्य नहीं किया जाएगा। अब कब नहीं किया जा सकता? जब सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया हो और जो भी मामले के गुण अवगुण थे, विषय वस्तु थे, उसके अनुसार मामले का निर्णय नहीं दिया गया हो, और जो नैसर्गिक न्याय होता है हमारा उसके भी विरुद्ध हो, कपट द्वारा हो, या फिर कोई ऐसी गतिविधियों के कारण दिया गया हो जो उसको फॉलो नहीं करती है। अब देख, तो इसमें क्या होगा? विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं होगा। अब पढ़ेंगे धारा 14, विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। विदेशी निर्णय के बारे में हम यही उपधारणा करेंगे कि जो भी प्रमाणित होता है, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट दिए गए थे उसमें, तो न्यायालय यही उपधारणा करेगा कि इसको सक्षम अधिकारिता न्यायालय द्वारा सुना गया था। ठीक है, पढ़ेंगे क्षेत्राधिकार के बारे में। धारा 9 में बताया गया था ना कि सिविल वाद कहाँ कहाँ पे विचारणीय होंगे या कहाँ कहाँ पे फाइल किए जा सकते हैं, कौन कौन से सिविल वाद होंगे। तो देखिए, क्षेत्राधिकार से संबंधित 4 तरीके के मामले होते हैं उसमें। स्थानीय क्षेत्राधिकार, विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार, आर्थिक क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ऐसे ये चार क्षेत्राधिकार हैं। अब स्थानीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि न्यायालय की ऐसी स्थानीय सीमाओं से है जिसके अंदर उत्पन्न होने वाले मामलों की वही सुनवाई कर सकता है, बाहर के मामलों की नहीं। तो प्रत्येक न्यायालय की एक स्थानीय अधिकारिता होती है जो राज्य सरकार द्वारा उसको बताई जाती है कि ये यहीं तक के ही मामले सुन सकता है, इससे आगे के क्षेत्राधिकार के नहीं सुन सकता। अब आता है विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि न्यायालय केवल उसी विषय वस्तु संबंधित मामलों का विचारण कर सकता है जिसका विचारण करने के लिए उसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। मतलब अब इसका मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार एक सीमा फिक्स कर देता है कि उसको इन्हीं विषय वस्तु के ही सुन सकता है वो, जैसे डिवोर्स के होते हैं, है ना, और जैसे कोई मतलब मोटर दुर्घटना का होता है, या फिर कोई संरक्षकता का होता है। तो इसी प्रकार की विषय वस्तु होती है। जैसे क्रिमिनल लॉ के अलग होते हैं और सिविल लॉ के अलग होते हैं, इसी प्रकार विषय वस्तु वही होती है। अब पता है आर्थिक क्षेत्राधिकार, हमने धारा 6 में भी पढ़ा है धन संबंधी क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है कि जो भी धन संबंधी क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय होते हैं उनमें क्या होता है कि मूल्य निश्चित कर दिया जाता है कि न्यायालय कितने मूल्य तक की वादों की सुनवाई कर सकता है। अब आता है प्रारंभिक या अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार ये होता है
कि जहाँ पर हम पहली बार जहाँ पे मामला दायर किया जाता है वहाँ तक की सुनवाई का निर्णय कौन सा कोर्ट दे सकता है और अपील किस कोर्ट में हो सकती है, तो उसका क्षेत्राधिकार भी सरकार द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। पढ़ेंगे वाद कहाँ संस्थित किए जाएंगे। धारा 15 से और धारा 20 तक आता है। धारा 15 में क्या है, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में वाद, मतलब जहाँ पे प्रारंभिक कोर्ट होता है या फिर सबसे निचला कोर्ट होता है उसमें उसके न्यायालय में वाद कैसे दायर किया जाएगा। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में ही दायर किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। फिर उसके बाद आता है धारा 16, जहां स्थावर संपत्ति है, कोई संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता है या फिर संपत्ति के विरुद्ध कोई केस फाइल होता है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा कि स्थावर संपत्ति की जैसे पुनः प्राप्ति के लिए है, विषय वस्तु क्या क्या होगी, और क्या बोलते हैं स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए है, उसके विक्रय के लिए है या फिर किसी अन्य अधिकार के लिए है, तो उसकी विषय वस्तु से संबंधित केस कहाँ पे होंगे, कि जहाँ पे वह स्थित है या फिर वहाँ पे जहाँ पे वादी स्थित है या फिर प्रतिवादी स्थित है, इसी हिसाब से होता है स्थावर संपत्ति का। अब धारा 17 है, जहाँ दो या अधिक न्यायालयों में स्थित है, जैसे कोई संपत्ति है उसमें दो सीमाएं लगती है, दो न्यायालयों की सीमाएं लगती हैं, तो उसके हिसाब से पता लगाया जाएगा कि कहाँ पे ये केस फाइल होगा। तो किसी भी न्यायालय में जिसमें हम उचित समझे उसमें हम केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है धारा 18, सीमाएं अनिश्चित। इसका मतलब होता है कि जहाँ न्यायालयों की सीमाएं ही अनिश्चित हो, मतलब उसमें पता ना लग रहा हो कि कौन सा न्यायालय की सीमा लगती है, तो कोई भी कोर्ट जो भी उसको करना चाहे या फिर कोई भी न्यायालय अपने समाधान के अनुसार उसको वाद को ग्रहण करेगा और जो उसका निर्णय होगा वो उसी प्रकार मान्य होगा जो उसकी सीमा में, अगर वो न्यायालय कोई होता और उसमें केस फाइल होता और उसके हिसाब से कोई निर्णय होता। अब पढ़ेंगे धारा 19, शरीर या संपत्ति के विरुद्ध दुष्कृत्य हेतु वाद। शरीर या संपत्ति के विरुद्ध कोई दुष्कृत्य हुआ है या फिर कोई बात हुई है तो उसके लिए वाद उस न्यायालय में जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षति पहुंचाई गई है या फिर प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, उसके लाभ के लिए स्वयं काम करता है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, राम जो दिल्ली का निवासी है और श्याम को कलकत्ता में पीटता है, तो श्याम या तो दिल्ली का या कोलकाता दोनों में से किसी भी जगह पर वाद ला सकता है। ये धारा 20, अन्य प्रकार के वाद। अन्य वाद वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या फिर कोज ऑफ एक्शन पैदा होता है। अधिकारिता के बारे में आक्षेप। अधिकारिता के बारे में आक्षेप मतलब जो भी क्षेत्राधिकार थे, आर्थिक क्षेत्राधिकार, स्थानीय क्षेत्राधिकार, विषय वस्तु से संबंधित कैसे भी कोई क्षेत्राधिकार होते हैं, अगर हम प्रारंभिक न्यायालय के बाद हम जो अब कोई वाद उस वाद का अपील करते हैं तो हम अपील न्यायालय को ये नहीं कह सकते कि उस न्यायालय के पास सक्षम अधिकारिता नहीं थी या फिर उसके धन संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं था, क्योंकि जब हम प्रथम वाद किया था तब वहीं पे ही हमें निर्णय लेना चाहिए, बाद में कोई भी निर्णय इसके बारे में नहीं होगा। तो इसमें क्या है, अधिकारिता के बारे में आक्षेप किया गया है। अब पढ़ेंगे वादों का अंतरण। ये धारा 22 से और 25 तक है, इंपॉर्टेंट है। धारा 22 क्या कहती है, एक से अधिक न्यायालय में दायर किए जाने वाले वादों का अंतरण, कि मतलब कोई कोर्ट है उसमें एक से अधिक न्यायालय, मतलब कोई भी कोर्ट में एक हमने कहीं एक जगह कर दिया और दूसरा हमने दिल्ली में कर दिया, तो जो विवाद है तो प्रतिवादी न्यायालय से ये कह सकता है कि मेरा वाद एक जगह करके कर दिया जाए, मैं वहीं सूटेबल रहता हूँ। तो मतलब एक से अधिक न्यायालयों में दायर किए जाने वाले वाद हैं वो एक ही न्यायालय में अंतरण करवा सकता है। अब पढ़ेंगे धारा 23, न्यायालय जहां आवेदन किया जाएगा। आवेदन मतलब अपील की जाएगी, जैसे हम प्रारंभिक कोर्ट में करते हैं कोई भी केस फाइल, तो उसके बाद क्या होता है कि हम उसका निर्णय नहीं मानते तो उससे बड़े कोर्ट में जाते हैं, मतलब जैसे हाई कोर्ट में हुआ, तो जहां एक ही अपील न्यायालय के कई अधीनस्थ न्यायालय है वहां आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा, ठीक है। और जहां विभिन्न अपील न्यायालय है वहां पे हाई कोर्ट में किया जाएगा। इस प्रकार न्यायालय आवेदन कर सकेगा, न्यायालय के जो भी आवेदन है वादी प्रतिवादी वो कर सकेंगे। अब देखिए धारा 24 है, अंतरण व प्रत्याहरण की शक्ति। इसका मतलब है उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय द्वारा अंतरण। तो इसमें ये बताया गया कि जो हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है
वो किसी भी एक भी मतलब वादी या प्रतिवादी को सूचित करके अपने जो भी उसके समक्ष जो लंबित वाद चल रहा है, अपील या अन्य कार्रवाई को अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को जो विचारण करने या फिर उसका निर्णय देने में सक्षम हो, उसको अंतरण कर सकता है। मतलब क्यों, कैसे कर सकता है? स्व प्रेरणा से। ठीक है। अब धारा 25 है अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसको लगता है कि कोई हाई कोर्ट में कोई केस फाइल है और वो उनको सक्षम नहीं है उसको निपटाने में, तो वो कह सकता है कि उसको अंतरण करके उच्चतम न्यायालय अपने पास वो उस लंबित वाद को फाइल करवा सकता है। 26 में पढ़ेंगे वादों का संस्थित किया जाना। वादों का संस्थित किए जाने का मतलब है कि हर वाद पत्र को, मतलब जो वादी और प्रतिवादी उसमें होने चाहिए, और प्रत्येक वाद पत्र में जो भी उसके तथ्य हैं वो शपथ पत्र द्वारा, मतलब एफिडेविट द्वारा साबित किए जाने चाहिए। वादों को संस्थित किए जाने का प्रावधान एक तो ये सेक्शन 26 में है, और एक ऑर्डर नंबर 4 रूल फर्स्ट में भी बताया गया है इसका। ठीक है। धारा 27 पढ़ेंगे प्रतिवादियों का समन। इसका ऑर्डर नंबर 5 के 5 में भी इसके बारे में बताया गया है, समन के बारे में, कि समन 2 प्रतियों में होता है। समन जारी करने का प्रावधान है जो ऑर्डर नंबर 5 के 5 में है। जहां वाद संस्थित किया गया है जैसे कहीं पे, और उसका उत्तर देने के लिए प्रतिवादी के नाम से कोई समन निकाला गया, तो उसकी तामील करने के लिए 30 दिन के भीतर उसको प्रतिवादी को उपस्थित होना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे धारा 28। जहाँ प्रतिवादी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ समन की तामील। तो इसमें भी ऑर्डर नंबर 5 के 5 में बताया गया है। तो प्रतिवादी जहाँ पे अन्य जगह निवास करता है और कोई कोर्ट ने उसके प्रति कोई समन निकाला गया है, तो उसके राज्य में जब भेजेगा तो वहाँ का राज्य उसी प्रकार कार्रवाई करेगा जैसे कि उसने ही कोई समन जारी किया हो। ठीक है। अब पढ़ेंगे धारा 29 विदेशी समनों की तामील। विदेशी समनों की तामील के बारे में ये बताया गया कि जब कोई भी राजस्व या सिविल न्यायालय भारत के किसी भाग में स्थापित है और लेकिन उस पर सीपीसी लागू है ही नहीं, तो क्या करेंगे? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है कि उसको चालू रखा जाए, और उसी प्रकार के समन की तामील होगी मानो प्राप्त करने वाले न्यायालय ने ही जारी किया था। ठीक है। ये नहीं होगा कि विदेशी समन है तो इसको हम जारी नहीं करवा सकते। धारा 30 है प्रकटीकरण व उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। इसका मतलब है कि न्यायालय किसी भी समय या मतलब खुद के स्व विवेक से या स्व प्रेरणा से किसी पक्षकार के आवेदन पर, मतलब कोई भी पक्षकार हो, वादी या प्रतिवादी, उसके आवेदन पर समन जारी कर सकता है, या फिर आदेश के तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जा सकेगा। अब पढ़ेंगे धारा 31 साक्षी को समन। इसका मतलब होता है, साक्षी को समन का मतलब क्या है कि जो धारा 31 द्वारा साक्षी को समन करने को बंद किया गया है वो धारा 27, 28 जो हमने पढ़ा, प्रतिवादियों को समन, अन्य राज्य में प्रतिवादी निवास करता है, विदेशी समनों की तामील, उसके संबंध में लागू होगा। मतलब उसके दस्तावेजों व साक्ष्यों के हिसाब से लागू होगा साक्षी को समन। अब है धारा 32 व्यतिक्रम के लिए शास्ति। इसका संबंध है जो धारा 30 से रहता है। जो न्यायालय धारा 30 में जो समन निकाला है उसमें प्रतिवादी को हाजिर होने के लिए विवश कर सके, उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा, उसकी संपत्ति को कुर्क कर देगा या फिर सेल कर देगा, या फिर जुर्माना लगा देगा 5,000 रुपए से कम तक का। ऐसे करके उसको हाजिर करने के लिए हाजिर करने के लिए विवश करेगा। अब पढ़ेंगे धारा 33 निर्णय और डिक्री। निर्णय और डिक्री का मतलब होता है कि न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के बाद, या मतलब हो जाने के बाद निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसार में ही डिक्री देगा। निर्णय से पूर्व सुनवाई होना आवश्यक है। पढ़ेंगे ब्याज और खर्चे जो धारा 34 से धारा 35B तक है। धारा 34 क्या कहती है? ब्याज, वाद संस्थित किए जाने तक का ब्याज। जो भी वादी या प्रतिवादी ये वाद संस्थित करेगा तो उसके अनुसार जो भी धन संदाय होगा ब्याज का, उसके बारे में बताया गया कि धारा 34 में जो भी धन संदाय की डिक्री में न्यायालय को ब्याज दिलाने का अधिकार बताता है इसमें। और फिर दूसरा क्या है? वाद संस्थित किए जाने से लेकर डिक्री की तारीख तक। जैसे पहले तो क्या है कि वाद संस्थित किए जाने तक का मतलब उसके पूर्व का ब्याज। अब दूसरा क्या है? वाद संस्थित कर दिया गया तो आज जैसे 15 तारीख है तो 15 से लेके और जब तक डिक्री की तारीख ना आ जाए तब तक का ब्याज देना पड़ेगा।
अब फिर आएगा डिक्री की तारीख से मूलधन की अदायगी तक का ब्याज। अब डिक्री पारित हो गई तो जो उसका मूलधन है, जैसे 50,000 है, तो उस तक का, जब तक कि वो मूलधन ना दे दे तब तक का भी ब्याज देगा। धारा 35 क्या है? खर्चे। धारा 35 में खर्चे, इसका मतलब होता है कि किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय वादों के और उनके आनुषंगिक खर्चों का दिलाना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा। मतलब किसी न्यायालय की अधिकारिता न होने पर भी वह खर्चे के बारे में आदेश दे सकता है। अब धारा 35A में है प्रतिकारात्मक खर्चे। प्रतिकारात्मक खर्चे वे होते हैं जो दावा या प्रतिदावा परेशान करने वाला होना आवश्यक है और इसके बारे में जो भी आपत्ति होगी उसके बारे में प्रतिकारात्मक खर्चा न्यायालय उसको दिलवाएगा। धारा 35B विलंब कारित करने का खर्चा। विलंब कारित करने के खर्चे का मतलब है कि किसी वाद की सुनवाई के लिए या उसमें कार्यवाही करने के लिए कोई तारीख फिक्स की गई तो वाद का पक्षकार उस कार्यवाही करने में विफल रहता है तो न्यायालय ऐसा खर्चा प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।